गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस का पहला चैप्टर, बहुत बेसिक डिस्कशन। चैप्टर का नाम भी यही है, प्रीलिमिनरी। और जैसे प्रीलिमिनरी थिंग्स ऑफ कंपनी लॉ। हेलो, हाँ आशीष सर। तो प्रीलिमिनरी पार्ट है कंपनी लॉ का, और यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको अगर आप लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। आप जानते हो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले हमारे यहाँ हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956। सो देर आर टू थिंग्स, टू अमेंड द लॉ और टू सुपरसीड द लॉ बाय अ न्यू लॉ। दो तरीके होते हैं, एक अमेंडमेंट कर दें, चेंजेस कर दें लॉ में, पर जब अमेंडमेंट बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल हो जाए, इतने करने की जरूरत पड़ जाए कि पुराना लॉ बचेगा ही नहीं एक तरह से, तो फिर हम पुराने लॉ में अमेंडमेंट करने की रिस्क नहीं लेते, फिर हम उसे खत्म करके नया लॉ ले आते हैं। सो बिफोर दिस वी हैड कंपनीज एक्ट 1956। इंट्रोडक्टरी बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, कंपनीज एक्ट सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है? तो कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां? पार्लियामेंट में। और फाइनल साइन कौन करेगा? बढ़िया। सो दिस इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिन्होंने कंपनीज एक्ट को कंसेंट दी थी 29 अगस्त 2013। आप बोलोगे क्या बकवास बातें पढ़ा रहे हो, डेट वेट क्यों पढ़ा रहे हो? सबका काम है आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेट नहीं बोल रहा, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। डेट ध्यान रखोगे अभी के लिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। 29 अगस्त 2013 को हमने अप्रूव किया, 30 अगस्त 2013 को हमने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया। ऑफिशियल गजट आई होप सबको समझ में आता है, इज ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज 30 अगस्त 2013 से क्या होने वाला है? सो द आंसर शुड बी कि 30 अगस्त 2013 से ये एक्ट इनफोर्स हो जाएगा, लागू हो जाएगा। दिस इज द क्वाइट लॉजिकल आंसर। कितना एक्ट लागू हो जाएगा? अरे पूरा। बट इधर ऐसा नहीं हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? 470। लेकिन अब आप यहां इस चीज के लिए आपको सिखा रहा हूं कि देखो प्रैक्टिकली क्या होता है। 30 अगस्त 2013 से केवल सेक्शन 1 एनफोर्स हुआ। इसका मतलब यह था कि केवल ये बोला गया कि आज से कंपनीज एक्ट लागू कर रहे हैं। 98 सेक्शन 12 सितंबर से लागू हुए। 143 सेक्शन 1 अप्रैल 2014 से इन्फोर्स हुए हैं। और आगे इवन क्या लिखा है, मतलब बताए क्या? टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि एक एक्ट पूरा एक साथ कमेंस हो जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। दिस में बी द सीन। और अब आपको एक नया फैक्ट और बताता हूं। इस कंपनीज एक्ट में एक टाइप ऑफ कंपनी होती है, क्या पता आपने पढ़ा है फाउंडेशन में या नहीं। उस टाइप ऑफ कंपनी को कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। पढ़ा है आपने? ये नहीं आता है सिलेबस में। तो प्रोड्यूसर कंपनीज कौन बनाते हैं? फार्मर्स, किसानों की कंपनीज होती हैं। क्यों, कैसे, आप पढ़ना डिटेल में आगे। तो प्रोड्यूसर कंपनीज होती है। तो प्रोड्यूसर कंपनीज के जो प्रोविजंस थे वो 2020-21 के बाद एप्लीकेबल हुए। हम 2020 में प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे थे, पता है क्या लिखकर? दिस इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। क्योंकि तब तक प्रोड्यूसर कंपनी वाले सेक्शंस नोटिफाई ही नहीं किए गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, जब मैंने बता दिया कि एक एक्ट एक साथ पूरा लागू हो जाए, नॉट नेसेसरी। स्टेप्स में हो सकता है। कंपनीज एक्ट ऐसे ही हुआ है। चलिए अब बहुत काम की कुछ चीजें और सीख लो। एक्ट कोई नोवेल नहीं है कि एक किताब लिखनी, एक स्टोरी लिखनी है, पहले पेज से चालू हुई, 10 घटनाएं बीच में आई और 100वें पेज पे जाके बुक खत्म हो गई, कहानी खत्म। वी डोंट फ्रेम लॉज लाइक दिस। हम एक्ट को बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं। तो हाउ वी डिवाइड द लॉ? तो सबसे पहले हम किसी भी एक्ट को डिवाइड करते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे अभी सागर सर पढ़ा रहे हैं आपको, टैक्स पढ़ोगे आप, इनकम टैक्स, तो आप ना बार बार एक ही बात सुनोगे कि आपको कई चीजों की डिडक्शन मिल जाएगी, इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब वो सारी डिडक्शंस लिखी हुई हैं चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
तो कई बार रेफरेंस किनका आएगा आपके लॉ में? चैप्टर्स का। वो रेफरेंस आ रहा है वो अलग बात है, अदरवाइज लॉ में चैप्टर होते ही होते हैं। तो लॉ सबसे पहले डिवाइड किस में होता है? चैप्टर्स में। फिर चैप्टर्स के अंडर में होते हैं अलग अलग सेक्शंस। दिस इज सेकंड डिवीजन ऑफ द लॉ। अदरवाइज आप सबसे पहले बोलते हो कि लॉ कैसे डिवाइड होता है? सेक्शंस में। नहीं, दिस इज सेकंड डिवीजन। द फर्स्ट डिवीजन इज चैप्टर। वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट? नहीं, मैं सारे लॉ की बात कर रहा हूं। हर लॉ पहले चैप्टर में डिवाइड होगा। सर चैप्टर मतलब क्या? एक तरह के सेक्शंस का ग्रुप। मतलब एक चैप्टर होगा ऑडिटर कंपनीज एक्ट में, तो उसमें केवल किससे रिलेटेड सेक्शंस होंगे? ऑडिटर कौन बन सकता है, ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की राइट्स, ये वहां उस चैप्टर में सेक्शंस अलग अलग। तो पहले चैप्टर्स फिर सेक्शन। इसके बाद की बहुत सारी कहानी आपको पता है कि फिर सब सेक्शंस हो सकते हैं, फिर क्लोज होते हैं और सब क्लोज होते हैं। सब सेक्शन क्यों बनता है? जब सेक्शन बहुत बड़ा होने लग जाए तो अलग अलग बातें हम अलग अलग पार्ट में लिखते हैं, इसलिए सब सेक्शन बनता है। जब सब सेक्शन बहुत बड़ा हो जाए तो उसको क्लोज में डिवाइड कर दें, क्लोज बड़ा होने लग जाए तो सब क्लोजेस बनते हैं। दिस इज द बेसिक लॉजिक। चैप्टर्स ग्रुप ऑफ सेक्शंस को बोलते हैं, और सेक्शन एक पर्टिकुलर प्रोविजन को सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अब और आगे बात करें तो लॉ में दो चीजें और होती हैं। सबसे पहली बात करते हैं रूल्स। ये भी सुना होगा आपने। मैं मान लू चैप्टर क्या होते हैं क्लियर है आपको, सेक्शंस आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी क्लियर है। अब हम नया नाम सीखते हैं, रूल्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 सुनते हो ना जैसे आप, वैसे ही आपको सुनने को मिलेगा कंपनीज रूल्स 2014 में आए थे, रूल्स बने थे। तो अब डाउट है कि रूल क्या काम करते हैं, वाई वी फ्रेम द रूल्स। बढ़िया, ठीक है। तो होता क्या है, बढ़िया बात है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यू आर राइट। कंपनीज एक्ट ना बहुत छोटा लॉ है, 470 सेक्शंस हैं। सर अभी भी आप कह रहे हो छोटा लॉ है? हाँ, जितनी भी कहानियां लिखी हुई ना लेंदी, वो सारी कहां लिखी हुई हैं? रूल्स में। अब मैं बताता हूं एक्ट छोटा कैसे बनता है। एक्ट में अच्छा, आप जानते हो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तो आपको नहीं लगता कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करे, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करे? ये भी चलता रहता होगा। तो अब कंपनीज एक्ट पता है क्या लिखेगा? आप एक्सपेक्ट करोगे कंपनीज एक्ट बताएगा प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कैसे होगी, पर पता है कंपनीज एक्ट क्या लिखेगा? कंपनीज एक्ट लिखेगा अ प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। क्या लिखते हैं? अ प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। लो, इतना लिख के खत्म। इसलिए एक्ट छोटा होता है। अब 3 पन्ने में ना कन्वर्जन की प्रोसेस लिखी हुई है, अब वो कहां लिखेंगे? रूल्स में। सर हमें कैसे पता पड़ेगा किसी चीज के लिए रूल फॉलो करना है या नहीं? मैं बता देता हूं। जैसे ही किसी एक्ट में ये लिखते हैं, मतलब है एक्ट में नहीं लिख रहे, हम प्रिस्क्राइब कर देंगे कहीं और कहीं और न्यूज़पेपर में नहीं करेंगे, उसके लिए रूल्स बनेंगे। फिर से कह रहा हूं, माई इंटेंशन इज टू मेक यू अ इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, लॉ से रिलेटेड इसलिए अच्छी बातें कर रहा हूं पहले। सो कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल है। शेड्यूल की बात अभी करता हूं। पूरा एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहला डिवीजन किस में हुआ होगा? चैप्टर्स में। आगे हर चैप्टर में कम से कम एक रूल तो है ही, एक एक चैप्टर में 10-10 रूल है, ऐसे चैप्टर्स भी हैं। एटलीस्ट एक रूल हर चैप्टर में। क्या यहां तक भी क्लियर है सबको? तो चैप्टर वर्ड क्लियर है, सेक्शन वर्ड क्लियर ऑटोमेटिक ऑलरेडी था, रूल वर्ड क्लियर है। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, शेड्यूल। इनका क्या रूल हो, लॉ हो, इनका क्या रोल है लॉ में? यस आरुषि, बढ़िया। शेड्यूल्स का क्या रोल है? तो मैं कुछ बातें याद करवाता हूं आपको।
कंपनी की बैलेंस शीट को बनाने का एक फॉर्मेट होता है। अरे बहुत बढ़िया, आपको तो पता है। बस मैं इसलिए बोला आपको याद दिलाता हूँ, ये नहीं बोला मैंने आपको सिखाता हूँ, इसलिए मैंने बोला था आपको याद दिलाता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट आप वो टी वाली तो नहीं बना सकते हो, तो उसका फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही बनानी है। अभी फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। किस एक्ट का शेड्यूल है? तो शेड्यूल्स क्या होते हैं समझना, जब लॉ मेकर को उस लॉ से रिलेटेड किसी चीज की कुछ क्या देनी हो, लिस्ट, या लॉ को किसी लॉ से रिलेटेड चीज का क्या देना हो, फॉर्मेट, तो फिर क्या बनाए जाते हैं? शेड्यूल्स। ये रोल है शेड्यूल्स का। कितने शेड्यूल हैं कंपनीज एक्ट में? ऐसे क्या लिखा था? 7 शेड्यूल। तो 7 कैसे? तीसरा तो आपने पढ़ा ही है। एक शेड्यूल डेप्रिसिएशन का है कि कौन सी एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ये ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स हैं। क्लियर? आई होप आपको टेक्निकल सारे नाम क्लियर हैं, लॉ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट करते हैं। फाइनली सेक्शन 1 पर आते हैं कंपनीज एक्ट के। सेक्शन 1 का नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? लागू कब से होगा, है ना? तो हमने अभी क्या पढ़ा कि 30 अगस्त से पहला सेक्शन लागू हुआ था बस, फिर 12 सितंबर से कुछ लागू हुए 98, फिर सो ऑन, है ना ऐसा। तो एक दिन तो लागू हुआ ही नहीं कंपनीज एक्ट, एक पहले ही दिन से। ठीक है, तो कमेंसमेंट अलग अलग डेज पर था। ये क्या होता है? एक्सटेंट। कहां कहां लगेगा? तो कहां लगेगा? बोले होल ऑफ इंडिया में लगेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नाम क्या है, बस यही गलती करते हो आप। अगर नाम क्या है वही होता तो टाइटल लिखते, शॉर्ट टाइटल थोड़ी लिखते। यहां गलती को आपने कितनी चीजें इग्नोर करी हैं आज तक लॉ पढ़ते पढ़ते भी। अगर यही होता कि ये नाम है तो शॉर्ट टाइटल वर्ड यूज करते या टाइटल वर्ड यूज करते? टाइटल। पर यूज क्या करते हैं? किसी टाइटल को शॉर्ट कह रहे हो मतलब उसका लॉन्ग टाइटल भी होगा, जो आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं। हर लॉ का एक लॉन्ग टाइटल भी होता है और एक शॉर्ट टाइटल भी होता है। आप प्यार से क्या बुलाते हो इसको? बोल सर कंपनीज, हमको लगता था सर कि कंपनीज एक्ट 2013 ये मेन नाम है और ऐसे लिख दो तो ये शॉर्ट टाइटल है। ऐसे तो कोई टाइटल ही नहीं है, ये तो कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं है। द टाइटल इज कंपनीज एक्ट 2013। नाउ द क्वेश्चन इज शॉर्ट टाइटल है या लॉन्ग टाइटल? ये शॉर्ट टाइटल है। तो फिर लॉन्ग टाइटल क्या है? अच्छा लगेगा आपको, दिखाता हूं। फिर कह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या डिस्कशंस कर रहा हूं। ये जरूरी है, अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो थोड़े से। लॉ पढ़ेंगे अपन बिल्कुल, जो जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस लॉ तो जो लिखा है वो तो कोई भी पढ़ा देगा। ये पढ़ रहे हैं तो दूसरा तो पढ़ ही लेंगे जो सिलेबस का पार्ट है, बट हाँ ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। लो, शॉर्ट टाइटल लिखा है पहले तो क्या? कंपनीज एक्ट 2013। फिर हिंदी टाइटल लिखा है कंपनी अधिनियम 2013। अब देखो नेक्स्ट, लॉन्ग टाइटल, एंड दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस लॉ। इससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा आपको लॉन्ग टाइटल पढ़ोगे तो, कि एक्ट क्यों लाए? टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कि जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट लॉस चल रहे होंगे कंपनीज को लेकर, उन सबको एक जगह लाना और पुराने लॉस को चेंज करके लाना। सो देयर आर टू इंटेंशन, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। ये एक्चुअल नाम है इस लॉ का, ये ऑफिशियल पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ नाम है। प्यार से हम बोल देते हैं कंपनीज। बोले सर बार बार क्यों बोल रहे हैं ऐसा प्यार से? इसका रीजन बता रहा हूं प्यार से, तो हम हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं। सही वर्ड पर आता हूं। लॉन्ग टाइटल इज द रियल नेम एंड शॉर्ट टाइटल्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस।
सपोज करो ना, आप कभी किसी को बोलोगे, अभी चलो मैं खुद बोलूँ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट पढ़ाता हूँ, समझ में आती है बात? कोई मुझसे पूछे ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या पढ़ाते हो, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूँ लॉ विच इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो बोलेगा हिंदी में बोलो यार, क्या बोल रहे हो, क्या है ये, क्या बात समझ में आती है आपको? तो लॉन्ग टाइटल्स आर द रियल नेम ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट व्हाइल पासिंग द लॉ, बट शॉर्ट टाइटल्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंट रहता है शॉर्ट टाइटल यूज करना, इसलिए लॉ के शॉर्ट टाइटल भी बनाए जाते हैं बस। तो शॉर्ट टाइटल है मतलब लॉन्ग टाइटल होगा, तो द रियल नेम इज टाइटल। इन टाइटल आर ऑफ टू टाइप ऑफ द लॉ, लॉन्ग टाइटल ऑफ द लॉ एंड शॉर्ट टाइटल ऑफ द लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द टाइटल ऑफ द एक्ट, फर्स्ट सेक्शन इसी से डील करता है। क्या कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और वो कहता है कि एक्ट कहां लगेगा, होल ऑफ इंडिया। फिर क्या इस सेक्शन में स्पेसिफिक डेट भी बताई थी कमेंसमेंट की? हाँ, तो उसमें बताया था कि हर सेक्शन अलग अलग डेज से सेट ऑफ सेक्शंस कमेंट्स होंगे, वो ऑलरेडी हमको पता है। चलिए फाइनली आते हैं, कंपनीज एक्ट किस किस पर एप्लीकेबल होता है, किन पर लगता है कंपनीज एक्ट, किस पर लगता है कंपनीज एक्ट? उधर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ तो ऑब्वियस है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे लगेगा, कंपनीज पर। कौन सी कंपनी? लोग तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी इंडिया में कंपनी बोल देते हैं, उनके बोलने से वो कंपनी नहीं होती। अरे होता है हमारे साथ, कई बार क्लाइंट आते हैं सर मेरे को आप मेरी कंपनी के लिए आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, उससे पेपर मंगवाते तो पार्टनरशिप फर्म निकलती है, कहते हैं हम तो कंपनी बोलते हैं, बोल देते हैं वो। इवन कंपनी वाले लोग आते हैं कंपनी बना रही कि एक दूसरे को पार्टनर बोलते रहते हैं, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं, क्या है, शेयर होल्डर। तो ये जनरल टर्म्स अलग चलती हैं, है वो शेयर होल्डर, कंपनी बना रही है, दोनों एक दूसरे को पार्टनर बोलते हैं, और एक पार्टनर है वो अपने आप को कंपनी बता रहा है, जबकि है पार्टनरशिप फर्म। सब चलता है दुनिया में। तो क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म को आपने कंपनी बोल दिया, कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा आपके ऊपर? नहीं। कब आपके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? जब आप एक कंपनी हो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कहां से? या तो कंपनीज एक्ट 2013 से, या इसके पहले के किसी कंपनी लॉ से। इसके पहले के दो मेजर कंपनी लॉ थे, पहले 1956, उसके पहले 1913। तो सुनिए आप ध्यान से, 2013 में क्या हुआ होगा? क्या 2013 के पहले देश में कंपनियां नहीं होंगी? क्या बोला होगा उस दिन उन कंपनियों को कि आज से तुम्हारे ऊपर भी 2013 एप्लीकेबल होगा? या उनको बोला होगा तुम 56 फॉलो करो, नई वाली 13 फॉलो करेंगे? नहीं। तो जिस दिन नया कंपनीज एक्ट आया, उनको भी क्या बोला गया कि आज से आपके ऊपर भी नया कंपनी लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किस पर है? हर वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट? या तो कंपनीज एक्ट 2013, या इसके अलावा पहले वाले कोई भी कंपनी लॉ। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट पर ही एक्ट एप्लीकेबल होगा। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ, एलएलपी, व्हाटएवर, जो कंपनी नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड, उस पर ही एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली एप्लीकेबिलिटी तो बहुत आसान है, क्या लिख रहे हैं, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है जिस पर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मेरा डाउट है कि इंडियन कंपनीज एक्ट फॉरेन की कंपनी पर एप्लीकेबल होगा? ऐसी कंपनी जो कनाडा में बनी उस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं। कहां लिखा है? लिखा है ना एप्लीकेबल इन इंडिया। तो इंडिया में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे आते हैं। पॉइंट नंबर बी सी डी समझने की कोशिश करते हैं, आज का लास्ट डिस्कशन है, सुनना ध्यान से। ये नाम सुना है आपने? क्या है ये? बैंक है। कौन चला रहा है इसको? बोले कौन क्या चला रहा है? यही चला रहे होंगे। यस बैंक तो बैंक का नाम है ना, ऑनर कौन है इसका? ये तो बिजनेस का नाम है, तो बैंक है। ये कंपनी है क्या? वाह, बहुत बढ़िया। सो एक्चुअल ऑनर इज यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक लिमिटेड नाम की क्या है एक, वो यस बैंक चलाती है। अरे यस बैंक तो क्या है, एक बैंक है। चला कौन रहा है? कोई कम ऑनर होगा ना कोई। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी क्या है? एक नाम है हमारे बिजनेस का।
कंपनी नहीं है। कंपनी तो अलग है, आपकी फीस की रिसिप्ट पर जिसका नाम लिखा हुआ है मधुजस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड। कुछ सीखो जीवन में, यही एक तो मैं बहुत बार बोलूंगा ये बात, अपने खुद के पेपर पढ़ना तो सीखो, तब जाके क्लाइंट के पढ़ पाओगे अपने जीवन में। आप अपने ही पढ़ना नहीं सीखते हो। एंड बस यहीं से हम डम्बनेस लाना स्टार्ट करते हैं अपने माइंडसेट में, और यहीं से आप अपने माइंडसेट को नरिश कर सकते हो, उसे एक्सप्लोर कर करके चीजें, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, आधा कॉमर्स आपको बाजार में ही दिखेगा। एटलीस्ट वी आर लकी कि हमको कोई ऐसी चीज नहीं पढ़नी पड़ रही है जो हाइपोथेटिकल हो, जो हो कुछ ही नहीं जबरन में पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं अपने को, कॉस्ट थीटा टेन थीटा नहीं पढ़ा रहे हैं अपने को। अपने को जो पढ़ा रहे हो बाजार में दिख रहा है, चलता हुआ मिलेगा। अपने खुद के पेपर तो पढ़ो। तो नाहटा प्रोफेशनल अकेडमी नाम की कोई कंपनी नहीं है, कंपनी तो कुछ और है। नाहटा प्रोफेशनल अकेडमी हमारे बिजनेस का नाम है। यस बैंक नाम की कोई कंपनी नहीं है, बैंक कंपनी तो यस बैंक लिमिटेड है, यस बैंक तो उनके बिजनेस का नाम है। तो यस बैंक लिमिटेड कंपनी है क्या? हाँ, वो तो बैंक भी है ना। हाँ, तो उसका एक्चुअल नाम एक्चुअल में तो बिल्कुल भूल ही दिया है क्लास में किसी ने कि क्या है एग्जैक्टली। यस बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है। क्या है? एक बैंकिंग कंपनी। अब ये बता दीजिए इंडिया में, अच्छा क्या ये कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट? हाँ, बनी होगी अंडर कंपनीज एक्ट। तो क्या इस यस बैंक लिमिटेड पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? हाँ या ना? क्या इंडिया में बैंक पर कोई और भी लॉ एप्लीकेबल होता है? हाँ, इंडिया में बैंक्स रेगुलेट किससे होती हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। कौन रेगुलेट करता है इनको? अरे देखो, वही दो क्वेश्चन, लॉ क्या है और रेगुलेटर कौन है। तो बैंक्स का लॉ क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड हु इज द रेगुलेटर? आरबीआई। तो यस बैंक लिमिटेड को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना है। फिर क्वेश्चन है मेरा, क्या यस बैंक लिमिटेड पर कंपनीज एक्ट लगेगा? कहते हैं हाँ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात समझना। सपोज करो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि लिमिटेड कंपनी है ना, इसलिए मिनिमम कितने डायरेक्टर रखना? 3। और जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकली कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह दे कि हर बैंकिंग कंपनी को मिनिमम कितने डायरेक्टर रखने हैं? 6। तो आप बताइए कंपनीज एक्ट फॉलो करूं या बैंकिंग रेगुलेशन है? क्यों? बोलो बोलो बोलो। अब आपको ये सब चीजें देखो, बहुत बेसिक लॉजिक है, समझोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब पहली चीज तो ये तय करो कि एक एंटिटी पर दो अलग अलग तरह के लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए। हो गए। जब दो लॉ लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। दोनों बातें समझ में आती है। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन क्या है? तो इन दिस सिचुएशन इसको केवल क्या फॉलो करना है? उसका रीजन है कि कंपनीज एक्ट तो 16 लाख कंपनियों पे लग रहा है, हर तरह की, चाहे वो बैंक हो या इंश्योरेंस हो या वो मैन्युफैक्चरिंग हो या वो सर्विस हो या वो कुछ भी हो। पर ये तो हमने केवल किसके लिए बनाया? बैंक्स के लिए। तो भैया इनको तो मेजरली ये फॉलो करने दो। और इसको एक लाइन में और आपको बताऊं, कभी भी ध्यान रखना, आगे तो हम कई बार सुनेंगे, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर इंटरप्रिटेशन, वहां भी सीखेंगे कि अगर कभी आपको दो चीजें दिखे कि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है और ये जनरल प्रोविजन है, तो हमेशा जनरल को ओवरराइड करेगा कौन? स्पेसिफिक प्रोविजन, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बनाया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या बैंकिंग कंपनी पर कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ लगेगा। लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को आपका कंपनीज एक्ट क्या कर दे? ओवरराइड, या ये दोनों एक्ट आपस में क्या हो जाएं? देखो वर्ड लिखता हूं, क्या बात समझ में आती है? ये दोनों एक्ट आपस में क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंट। तो क्या प्रिवेल करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऐसी कंपनी, ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी पर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। मैंने फिर पूछ रहा हूं, क्या बोला मैंने? ऐसी सिचुएशन में नहीं लगेगा, या ऐसा बोल दिया कि आज के बाद अब इसको कंपनी एक्ट फॉलो ही नहीं करना? केवल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो कर लो, बाकी आप कंपनी एक्ट भी फॉलो करते रहो, बैंकिंग भी करते रहो। जहां इनकंसिस्टेंसी है केवल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। क्या बात समझ में आती है? फिर पूछ रहा हूं, क्या बैंकिंग कंपनी पर कंपनी एक्ट लगेगा? हमेशा जनरली तो लगेगा, लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट में क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंसी, उस केस में कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां लिखा है? चलिए पॉइंट नंबर सी पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी चल रही है, पढ़िए सी। एप्लीकेबिलिटी क्या? बैंकिंग कंपनी, मतलब बोल रहे हैं बैंकिंग कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट कब नहीं?
जहां तक सेड प्रोविजन, मतलब कौन से प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सर ऐसा कहां लिखा, लगेगा नहीं लगेगा, अरे लिख तो रहे क्लियर कि कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, एक्सेप्ट मतलब कब नहीं लगेगा, जब कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट हो जाए। किससे इनकंसिस्टेंट हो जाए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। मैं मान लू क्लियर है सबको। चलिए लास्ट 2 मिनट 2 चीजें और समझ लो। इंडिया में 3 ही सेक्टर को लेकर स्पेसिफिक लॉ है। बैंक को लेकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी, अब सपोज करो आपने एक कंपनी बना ली एबीसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। अब बताइए क्या ये इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ, क्या कंपनीज एक्ट लगेगा, इनके ऊपर एक लॉ और लगेगा, IRDAI रेगुलेटर है इनका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा और IRDAI का लॉ भी लगेगा। फिर से, क्या इंश्योरेंस कंपनी को भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, कब नहीं, जब इसके प्रोविजन उनके लॉ से इनकंसिस्टेंट हो जाए। चलिए पढ़िए पॉइंट नंबर बी, कंपनीज एक्ट की सेकंड एप्लीकेबिलिटी किस पर भी लगेगा, बोले इंश्योरेंस पर भी लगेगा, कब नहीं, एक्सेप्ट इन सो फार द सेड प्रोविजन, कौन से सेड प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट, किससे इनकंसिस्टेंट हो, विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। आज की डेट में ये नहीं चलता, अब क्या चलता है, IRDAI वाला एक्ट 1999। तो IRDAI वाले एक्ट को अगर इनकंसिस्टेंसी है कंपनी एक्ट के साथ, तो उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो क्लियर है ये भी। बस लास्ट तो बैंकिंग कंपनी हो गया, फिर कौन सी कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी। अब एक और कंपनी है इंडिया में जिसका स्पेसिफिक रेगुलेटर है, कौन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। हाँ भैया, हाँ भैया बोलो, समझ गया मैं, बस ठीक है, हो जाएगा इलाज, यही हूं मैं भी, है ना, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपने कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी देखी है, बहुत दूर पहुंच गए, आपके घर में भी तो लाइट आती होगी, तो आपके घर में लाइट का, बिजली का बिल भी तो आता होगा, देखा कभी आपने वो बिल, आप समझ रहे हो मैं आपसे कितने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम अपने दूसरे के पेपर पढ़ के उसको क्या एडवाइस देंगे, हमको खुद के पेपर पढ़ने नहीं आ रहे। पढ़ो, आप ही सीखोगे, यहीं से सीखोगे। हाँ तो सुनो, आपके घर पे जाके लाइट का बिल देखना, इंदौर में अगर बिल होगा तो ऊपर एक नाम लिखा हुआ होगा, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, MPPKVVNL, ठीक है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी। एक होती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी, एक होती इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी। कभी कभी होता है एक ही कंपनी जनरेट भी करे और डिस्ट्रीब्यूट भी करे, तो लाइक आपने देखा होगा अडानी पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, क्यों जाए वहां तक, हमारे यहाँ भी तो आ रही है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वालों के यहाँ से। अब समझना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के नाम से आपको समझ में आ गया कि वो एक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट है, लाइक रिलायंस पावर लिमिटेड, तो उस पर क्या लग रहा है, कंपनीज एक्ट। उन पर एक और एक्ट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। मुझे लगता है आगे की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, कब नहीं लगेगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाए। चलिए पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। पॉइंट नंबर डी, कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन पर भी लगेगा, एक्सेप्ट, आगे की लाइन तो सेम है, अगर ये प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट थे इनकंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम, कंपनीज एक्ट की
एप्लीकेबिलिटी, किस किस पर एप्लीकेबल है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर अर्लियर लॉ। और दूसरी बात, तीसरी और चौथी बात को एक साथ खत्म करते हैं। बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर भी एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट सो फार उनके स्पेसिफिक लॉ से ये एक्ट क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंट। कौन सा स्पेसिफिक लॉ? बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस के लिए IRDAI एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।